Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com. That is profsam.com. आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस को इतने सिंपल इंग्लिश में समझेंगे कि सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के हैं। चलो शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि आसमान में जो बादल होते हैं उनके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहाँ से है कि लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने लगती है? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। आखिर है तो वो सिर्फ वाटर वेपर ही, इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर कैसे स्टोर हो जाती है उनमें? एग्जैक्टली। और एक इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात बताता हूं। बिल्कुल इसी तरह की एनर्जी पर उससे करोड़ों गुना ज्यादा एक एटम के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बंद होती है। न्यूक्लियस के अंदर? हाँ, जब बहुत सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स को एक साथ न्यूक्लियस में पैक किया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। राइट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो उन्हें पास रखना तब बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। उनके रिपल्शन के खिलाफ जो जबरदस्त फाइट करके उन्हें बांध के रखा जाता है वही फाइट एनर्जी बनकर स्टोर हो जाती है। यही न्यूक्लियर एनर्जी का राज है। ओह वाओ! तो मतलब चार्जेस को एक साथ एक सिस्टम में अरेंज करके रखने में एनर्जी स्टोर होती है। क्या इसी कॉन्सेप्ट को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कहते हैं? एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। चलो आज इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। ठीक है। इसका कोर आइडिया बहुत ही सिंपल है। जब भी हम दो एक जैसे चार्जेस, मानो दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। सही कहा। अब उन्हें पास लाने के लिए हमें उस रिपल्शन, उस धक्के के खिलाफ काम करना पड़ेगा, है ना? जोर लगाना पड़ेगा। हाँ। ये जो वर्क हम करते हैं ये फिजिक्स में कभी बर्बाद नहीं होता। वो सिस्टम में एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। इसी स्टोर्ड एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, तो जो एक्सटर्नल वर्क हम करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है? बिल्कुल। इसे आसान भाषा में समझने के लिए एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। दो सेम चार्जेस को पास लाना बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है। स्प्रिंग को कंप्रेस करने जैसा? हाँ, जितना जोर से और जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर होगी। ठीक है, जैसे ही हम हाथ हटाएंगे स्प्रिंग वापस उछल जाएगा। परफेक्ट। और वैसे ही जैसे ही हम इन चार्जेस को छोड़ेंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि उनके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। वो तनाव रिलीज हो जाएगा। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो तब हुआ जब दोनों चार्जेस सेम थे, जैसे दो पॉजिटिव। अगर चार्जेस ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब क्या होगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ऑपोजिट चार्जेस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, वो तो खुद ही एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। राइट। तो हमें उन्हें पास लाने के लिए वर्क नहीं करना पड़ेगा। उल्टा, हमें उन्हें पास आने से रोकना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ताकि वो आकर टकरा ना जाएं। इस केस में सिस्टम खुद वर्क करता है, और जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव एनर्जी का मतलब है एक स्टेबल सिस्टम, एक खुश सिस्टम जो नेचुरली बनता है। दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। ओके, तो सेम चार्जेस मतलब रिपल्शन, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी अनस्टेबल सिस्टम। करेक्ट। और ऑपोजिट चार्जेस मतलब अट्रैक्शन, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टेबल सिस्टम। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए एक मेंटल इमेज बनाओ। सोचो कि सारे चार्जेस शुरुआत में इन्फिनिटी पर हैं। इन्फिनिटी पर मतलब बहुत बहुत दूर एक दूसरे से? हाँ, इतनी दूर कि उनके बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा, सब कुछ एकदम डिस्पर्स्ड है। ठीक है। अब तुम पहला चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से उठाकर लाते हो और स्पेस में एक पॉइंट A पर रख देते हो। बताओ तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा? वहां तो पहले से कोई चार्ज नहीं था जो उसे रिपेल या अट्रैक्ट करें, तो आई थिंक कोई वर्क नहीं करना पड़ा, जीरो। एग्जैक्टली। वर्क डन, W1 जीरो हो गया क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं था। अब सीन में दूसरा चार्ज Q2 आता है। ओके। तुम उसे इन्फिनिटी से लाकर Q1 से R डिस्टेंस दूर पॉइंट B पर रखना चाहते हो। अब क्या होगा? अब तो Q1 पहले से वहां मौजूद है, तो Q2 को लाने में Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रिपेल करेगा। हमें उस रिपल्शन के खिलाफ फाइट करने पड़ेगी। हाँ, मतलब अब वर्क करना पड़ेगा। राइट। बिल्कुल सही। ये जो फाइट तुमने की,
ये जो वर्क तुमने किया W2, यही इस दो चार्ज के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी U बनकर स्टोर हो जाता है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू W1 प्लस W2 होगी, जिसमें W1 तो 0 ही था। परफेक्ट। एसेंशियली तुम चार्जेस को असेंबल करके उन्हें अरेंज करके सिस्टम को वाइंड अप कर रहे हो, जैसे चाबी वाली घड़ी में चाबी भरते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मली मतलब एग्जाम में लिखने के लिए कैसे डिफाइन करता है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। Potential energy of a system of two charges, Q1 and Q2, is the work done by an external agency to bring the charges from infinity to their given locations. और इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है U is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12. गुड। अब इस फॉर्मूला को देख के घबराना नहीं है, ये वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस की। हाँ, पर इसमें ये इन्फिनिटी से लाने का क्या मतलब है और ये फॉर्मूला आया कैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। स्टेप 1, हम मानते हैं कि शुरुआत में सारे चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं। इन्फिनिटी को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ओके, रेफरेंस पॉइंट जैसे ग्राउंड लेवल पर हाइट 0। बिल्कुल वैसा ही है। स्टेप 2, पहले चार्ज Q1 को लाने में वर्क डन W1 0 है, क्योंकि कोई अपोजिंग फील्ड नहीं था। ये क्लियर है? हाँ, ये तो क्लियर है। स्टेप 3, जब हम दूसरा चार्ज Q2 लाते हैं तो उसे Q1 के पोटेंशियल V1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तुमने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, तो W2 इक्वल्स टू Q2 मल्टीप्लाइड बाय V1। राइट, W इक्वल्स QV। अब स्टेप 4, हमें यह भी पता है कि एक पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है? V इक्वल्स KQR, यानी V1 इक्वल्स 1 over 4 pi epsilon naught Q1 R12। परफेक्ट। बस इस V1 की वैल्यू को W2 के फॉर्मूला में डाल दो। अच्छा, तो W2 बन गया Q2 टाइम्स V1 की वैल्यू। हाँ, और स्टेप 5, टोटल एनर्जी U इक्वल्स टू W1 प्लस W2। क्योंकि W1 0 है तो U इक्वल्स टू W2। इससे हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है U इक्वल्स टू 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12। सिंपल। ओ, तो ये फॉर्मूला तो बस वर्क डन को कैलकुलेट करने का ही एक तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। पर इसमें एक बात है, हम इन्फिनिटी से लाने की बात कर रहे हैं, पर हम किस रास्ते से ला रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये इस कॉन्सेप्ट का एक गहरा राज है। हम रास्ते की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, इसका मतलब है कि वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। तुम चार्ज को घुमाकर लाओ या सीधा लाओ, वर्क डन सेम रहेगा। अच्छा, इसलिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली। अगर ऐसा नहीं होता तो हर अलग रास्ते के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग आती और ये कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाता। ओके, ये तो काफी डीप पॉइंट है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होना इस कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. ठीक है। चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो दो प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर चार्ज प्लस ई होता है। हमने उन्हें आर डिस्टेंस पर रखा है। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? ओके, फॉर्मूला यूज करके U इज इक्वल टू K Q1 Q2 R बनेगा, जहां K इज इक्वल टू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q1 इज इक्वल टू प्लस E और Q2 इज इक्वल टू प्लस E है। तो U इज इक्वल टू K E E R, यानी U इज इक्वल टू K E स्क्वायर R हो जाएगा। परफेक्ट। अब देखो E पॉजिटिव है तो E स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, मतलब फाइनल एनर्जी पॉजिटिव आई। इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है सिस्टम अनस्टेबल है। दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उन्हें छोड़ेंगे तो वो दूर भाग जाएंगे, जैसे दबा हुआ स्प्रिंग खुल जाता है। बिल्कुल ठीक। तुमने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ लिया है और यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज के आइडिया को और इसी यूनिट 2 में आगे कैपेसिटर्स में एनर्जी कैसे स्टोर होती है उसको समझने में हेल्प करेगा। राइट, मतलब ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। चलो वो कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जिन्हें हम साइलेंट किलर्स कहते हैं। ओके। मिस्टेक नंबर 1,
स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। ये गलत है। पर हम तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। नहीं, ये कहना गलत है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्जेस के सिस्टम की होती है, उनके आपस के इंटरैक्शन की। एक अकेले चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ओह, इसे याद रखने के लिए सोचो, इट टेक्स टू टू टैंगो। इंटरैक्शन के लिए, झगड़े या दोस्ती के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना। ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है, किसी एक इंडिविजुअल चार्ज की नहीं। जैसे एक टीम का स्कोर होता है, किसी एक प्लेयर का नहीं। गॉट इट। सही समझा। अब मिस्टेक नंबर 2। ये आमतौर पर 3 या उससे ज्यादा चार्जेस के न्यूमेरिकल्स में होती है। ठीक है। मान लो एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। स्टूडेंट सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं? वो Q1 और Q2 के बीच की एनर्जी U12 निकालते हैं, फिर Q2 और Q3 के बीच की एनर्जी U23 निकालते हैं और बस उन्हें जोड़ देते हैं। इसमें क्या गलत है? एक पैर लिया फिर दूसरा। गलत ये है कि वो तीसरे इंटरेक्शन को भूल जाते हैं। Q1 और Q3 भी तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उनके बीच में भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी U13 होगी। ओह राइट, सारे पॉसिबल पेयर्स को कंसिडर करना है। एग्जैक्टली। हमें सारे पॉसिबल यूनिक पेयर्स की एनर्जी को ऐड करना होता है। 3 चार्जेस के केस में 3 पेयर्स बनेंगे, Q1 Q2, Q2 Q3 और Q1 Q3। तो टोटल एनर्जी होगी U = U12 + U23 + U13। ठीक है। इसे याद रखने के लिए हैंडशेक रूल याद रखो। अगर एक कमरे में 3 लोग हैं तो कितने हैंडशेक्स होंगे? पहला आदमी दूसरे पर तीसरे से हाथ मिलाएगा, फिर दूसरा आदमी तीसरे से, तो 1 2 1 3 और 2 3, 3 हैंडशेक्स। सही। समझ गई? सारे पेयर्स काउंट करने हैं पर डबल काउंटिंग नहीं करनी। Q1 का Q2 से हैंडशेक और Q2 का Q1 से, ये एक ही बात है। परफेक्ट। ये गलती अब कभी नहीं होगी। नहीं होगी। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को लाइफ लॉन्ग याद रखने के लिए कुछ सिंपल मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। एक कैची फ्रेज है, पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम का असेंबली कॉस्ट समझो। असेंबली कॉस्ट मतलब उस सिस्टम को बनाने में, उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लाकर उनकी जगह पर फिट करने में कुल कितना खर्च यानी वर्क आया। अच्छा। अगर खर्च पॉजिटिव है तो तुमने अपनी जेब से पैसा लगाया, वर्क डन बाय यू। और अगर खर्च नेगेटिव है तो सिस्टम ने तुम्हें पैसा दिया, वर्क डन बाय सिस्टम। असेंबली कॉस्ट, ये तो बहुत अच्छा तरीका याद रखने का। अब एक फिजिकल जेस्चर ट्राई करो। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे के सामने रखो, मानो वो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, कर लिया। अब उन्हें पास लाने के लिए जोर लगाओ। फील करो कि तुम्हारी मसल्स में एक टेंशन आ रहा है। हाँ, जोर लग रहा है। यही टेंशन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। अब मुट्ठियों को ढीला छोड़ो, देखो कैसे वो अपने आप दूर जाती हैं। यही होता है जब सिस्टम अपनी एनर्जी रिलीज करता है। वाओ, इससे तो हमेशा याद रहेगा। और आखिर में एक फनी एसोसिएशन, इसे अनकंफर्टेबल एलिवेटर की तरह याद रखो। अनकंफर्टेबल एलिवेटर। हाँ, सोचो जितने ज्यादा लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, सेम चार्जेस, एक छोटी सी लिफ्ट में भर दोगे, उतनी ही ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। लिफ्ट का माहौल उतना ही अनस्टेबल होगा। यही सिस्टम की हाई पोटेंशियल एनर्जी है। द अनकंफर्टेबल एलिवेटर, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ग्रेट। तो चलो आज का पूरा टॉपिक 3 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं, जो एग्जाम में लिखने के लिए परफेक्ट हैं। ओके। पॉइंट 1, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी वो टोटल वर्क है जो उन चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी फाइनल पोजीशंस तक लाकर उस सिस्टम को असेंबल करने में किया जाता है। ठीक है। पॉइंट 2, सेम चार्जेस यानी रिपल्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, जो एक अनस्टेबल सिस्टम को दर्शाती है, जबकि ऑपोजिट चार्जेस यानी अट्रैक्शन के लिए ये नेगेटिव होती है, जो एक स्टेबल सिस्टम को दर्शाती है। गॉट इट। पॉइंट 3, एक सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हर पॉसिबल यूनिक चार्ज पेयर की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी को निकालकर उन सबको एल्जेब्रिकली यानी साइन के साथ ऐड कर देते हैं। परफेक्ट समरी। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट करें profsam.com। दैट इज PROF Sam, राइट? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में।